हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास में हूं विशाल एंड टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी की। देखेंगे कि आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है उसमें केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी, ये जो दो चैप्टर हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस इनमें से कैसे पूछे जाते हैं, सिंपल तरीके से शॉर्ट नोट्स में तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी को लेके। फिर इनमें जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है, जैसे हम देखते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो क्या होता है। और कई बार जो केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं ये इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। और इन कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम डोजेस फॉर्म को लेते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ डोज ऐसी होती हैं जिनको हम एक बार लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट होता है। और कुछ डोजेज ऐसी होती हैं कि जिनको हमको बार बार फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स एक दिन में 4 टैबलेट्स या 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती है। तो ये क्यों होता है ऐसा। और जब हम देखते हैं कि एक्सपायरी डेट की जब हम बात करते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत लॉन्ग होती है, मीन्स वो ज्यादा समय तक स्टेबल होते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो डिके हो जाते हैं, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इन सब की स्टडी को हम कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका जो फैक्टर कौन कौन सी स्टेबिलिटी जरूरी होती है। ड्रग स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी के टाइप्स क्या है। फिर जो डिग्रेडेशन है, कई रिपीटेड पूछा गया है कि डिग्रेडेशन जो केमिकल या ड्रग डिग्रेडेशन होता है उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर क्या है। फिर आपका क्वेश्चन आईसीएच गाइडलाइन से आता है, कई बार रिपीटेड पूछा गया आईसीएच गाइडलाइन, एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जीपैट से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स को समझना है तो हम इसको कैसे समझे, क्योंकि जब हम बुक से डायरेक्ट पढ़ते हैं तो इन कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक को कैसे आसान से आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कैसे करना है। केमिकल काइनेटिक्स द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स ये होता है कि कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, मतलब उसकी गति क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, तो वो कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन किसी भी आपको केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है वो किन के बीच में होता है ये चीजें पता होना चाहिए। तो आपके रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जो रिएक्शन जिनमें रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे ए और बी, ये दो कोई केमिकल हैं, इनके आपस में रिएक्शन के कारण कोई तीसरा जो चीज बन रही है वो प्रोडक्ट है। तो इनमें जो रिएक्शन हो रहा है वो किस गति से इस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो ये आपका रेट को डिटरमाइन करना हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन इन केमिकल काइनेटिक्स को हमको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमको पता कैसे चलेगा, स्टडी का बेसिस क्या बनेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी का बेसिस बनता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि उसका अमाउंट, जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, आपका केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन का, कि जिसको कि हम लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे हम बात करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि डीसी अपॉन dt इस तरीके के इक्वेशन हमको देखने को मिलता है केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट की स्टडी तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं हम रेट की स्टडी, कि आपका पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। यदि बहुत ज्यादा अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत तेज है, और स्लो हो रहा है तो स्लो है। तो इस तरीके से हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, आपने देखा होगा कि ये जो होता है कि आपका इसमें रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के एप्लीकेशंस क्या है, तो उससे बाकी चीजें हमको समझने में बहुत आसान जाएंगी। तो सबसे पहला, केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को जो हम यूज करके ड्रग की स्टेबिलिटी को भी डिसाइड करते हैं। नॉर्मली ड्रग की स्टेबिलिटी को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, ये तो एक्चुअली केमिकल है, तो इनके लिए कई सारी स्टडीज होती हैं। उनके जो केमिकल है उसमें रिएक्शन का रेट क्या है, किस रिएक्शन से वो डिग्रेड हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक डोजेस फॉर्म ने बनाया, मैक्सिमम जो है 5 ईयर के बाद में ज्यादातर केमिकल जो है एक्सपायर हो जाते हैं।
उससे ऊपर हम एक्सपायरी डेट नहीं देते, तो उसके भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग स्टेबिलिटी। तो ड्रग स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि केमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल का यूटिलाइज करके हम एक ड्रग की और एक डोजेस फॉर्म की, अब ड्रग जो आपका ड्रग यहाँ पर जो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए बोलते हैं, जो कि आपके बायोकेमिकल और जो फार्माकोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ड्रग की स्टेबिलिटी, साथ में आपका जो डोजेस फॉर्म आपने जब बना दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, तब उसकी स्टेबिलिटी, ये हमारी हेल्प करता है आपका केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी को डिजाइन करने में। फिर आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है कि आपने जो मेडिसिन ली, तो उस मेडिसिन से ड्रग का रिलीज, जैसे टैबलेट है तो टैबलेट आप लेंगे तो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या आपको पता है कि जो आप टैबलेट खा रहे हैं वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आप कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं कि आपने टैबलेट खाई पैरासिटामोल, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी। यदि आपने जो नोबल ड्रग डिलीवरी हम डेवलप कर रहे हैं, हम कौन से ऑर्डर, हम क्या चाहते हैं कि उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो इनको हम समझते हैं। तो डिसोल्यूशन का मतलब कि रिलीज रेट की स्टडी, की किस रेट से वो रिलीज होगी ड्रग आपकी उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म से। ये फिर आपका डिसोल्यूशन, ड्रग रिलीज, ये जो थर्ड एप्लीकेशन है, ये प्रो ड्रग के कॉन्सेप्ट में। आजकल क्या करते हैं हम, जो डोजेस फॉर्म को डेवलप करते हैं तो एक प्रो ड्रग बनाते हैं। जैसे मान के चलो ये आपकी ड्रग है और आपने इसमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन करके इसको ऐड कर दिया, तो ये क्या हुई, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट था लेकिन आपने इसका प्रो ड्रग बना दिया। तो ये क्या होगा, जो हमारी बॉडी की एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे इफेक्ट इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये अपने टारगेट साइट में जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ये इससे अलग हो जाएगा और ये इसको रिलीज कर देगा। तो इस तरीके की स्टडी करने के लिए भी हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं कि प्रो ड्रग से आपकी ड्रग रिलीज कैसे होगी। फिर फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में क्या होता है आपका कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस रेट से हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा हमको, कॉन्सेंट्रेशन चेंज से। तो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड आपके जो फार्माकोलॉजिकल मॉडल है वो तैयार किए जाते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद में आपकी ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट में। आपके ब्लड के अलावा जो बॉडी होती है डिफरेंट टिश्यूज में भी जाती है, तो वो आपका फार्माकोकाइनेटिक। फिर आपका जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो वो मेटाबोलाइज भी होगी। मेटाबोलाइज होगी मीन्स आपका ड्रग जो है इनएक्टिव होके फिर वो रिलीज, एलिमिनेट होगी, तो एलिमिनेशन। तो ये एब्जॉर्प्शन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी करना फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर ड्रग एक्शन। हर ड्रग का एक्शन एक सा नहीं होता है, हर ड्रग की जो है एक्शन अलग अलग होते हैं। तो किस रेट से कोई ड्रग एक्शन कर रही है वो भी डिपेंड करता है। जैसे हमने बात की, मान के चलो किसी ने बहुत सारी जब टैबलेट खा लेता है कोई, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से उसके ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका एक्शन, उसको टॉक्सिक इफेक्ट मिल जाता है। तो ड्रग का एक्शन भी इस तरीके से हम जो है रेट ऑफ स्टडी करते हैं। और वही कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं कि जब हमने क्या किया कि एक से उसको 10 टैबलेट यदि किसी ने खा ली तो वो टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, लेकिन आज की डेट में हम क्या करते हैं, इन्हीं 10 टैबलेट के बराबर का डोजेस फॉर्म तैयार किया जाता है जो कि नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। उसको हम डिपोट सिस्टम भी बोलते हैं, रिजर्वॉयर सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन आपने ड्रग का इंक्लूड कर दिया, लेकिन वो ये जो 10 टैबलेट देने के कारण नुकसान कर रहा था, लेकिन हमने उसका ऐसा डोजेस फॉर्म डेवलप किया, तो उसका हमने क्या, कहां पर स्टडी की, उसके हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर काम किया और उसको हमने कोशिश किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यादातर जो आपके नोबल ड्रग डिलीवरी होते हैं, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में ड्रग को रिलीज करते हैं, वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। समझेंगे कि हम जीरो ऑर्डर क्या होता है। तो हमने देखा कि एप्लीकेशंस इनके क्या होते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स के। तो केमिकल काइनेटिक्स के एप्लीकेशन के बाद में यदि हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली जो है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम इसको बोलते हैं कि आपका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिजाइन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिजाइन होता है। जैसे हमने बोला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपका डीसी अपॉन dt, तो टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना, ये कहलाता आपका बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की एक पर्टिकुलर टाइम के अनुसार कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है वो। तो अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, जो आपके जिनके कारण रिएक्शन होके प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट मतलब उस पर्टिकुलर वो जो आपके रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है या नहीं है, उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिजाइन होता है। मान के चलो कोई रिएक्शन जो है आपके
कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड है ही नहीं आपके रिएक्टेंट के, तो ऐसी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं। जब आपका जो ड्रग का रिलीज रेट है या कोई भी चीज वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर। जैसे हम इसको समझते हैं, मतलब डीसी अपॉन dt, जो कॉन्सेंट माइनस क्यों, क्योंकि चेंज होता है धीरे धीरे जब बॉडी से ड्रग रिलीज होती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम देखें कि आपका जो इज इक्वल टू के जीरो, मतलब यहां पर ये कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट वैल्यू है, काइनेटिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ये जीरो है। इसका मतलब ये है कि आपका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो मल्टी सल्फोनामाइड एक आपकी ड्रग है, तो वो सॉल्यूशन में उसका कलर चेंज होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। अब यहां पर हम इसको एक और चीज से भी कई सारी चीजों से समझ सकते हैं। तो हमारा जो ये आपका जीरो ऑर्डर हो गया। अब जो हम डोजेस फॉर्म डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि आपका जीरो ऑर्डर तक हम पहुंचे, तो वो एक्चुअली स्यूडो जीरो ऑर्डर कहलाता है। जैसे मान के चलो हमने आपका एक टैबलेट हमने किसी को दी, तो क्या होगा, टैबलेट हमने 500 mg की दी, तो हमने उसको लिया। जैसे ही हमने टैबलेट को लिया तो क्या होगी, आपकी जो बॉडी में है टैबलेट जो है ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन जाएगा आपका, जो आपने टैबलेट ली 500 mg की, उसके अकॉर्डिंग जाएगा। मान के चलो हमने एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट ले ली, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना जाएगा, अब 2 टैबलेट के अकॉर्डिंग वो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। फिर आपने क्या की, मान के चलो 3 टैबलेट दे दी, 5 टैबलेट दे दी, तो 5 टैबलेट देने के कारण क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है आपका एब्जॉर्प्शन वहां पर। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर जब कोई चीज डिपेंडेंट होती है तो वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर। उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है किसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के या एपीआई ड्रग के पर्टिकुलर केमिकल के रिएक्टेंट के, तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। तो इस तरीके से जो हम टैबलेट्स लेते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर उसका जो है रेट काइनेटिक्स होता है। लेकिन मान के चलो हमने एक म्यूको एडेसिव टैबलेट डिजाइन की, म्यूको एडेसिव टैबलेट डिजाइन किया और उसमें ही जो है हमने 10 टैबलेट्स के अकॉर्डिंग हमने मेडिकामेंट्स ऐड कर दिया। तो अब इसका रिलीज जो है, जैसे हमने 10 टैबलेट ली तो वो इतना सारा अमाउंट एक बार में वहां पर एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रिलीज रेट अब उस 10 टैबलेट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अब नहीं डिपेंडेंट है। तो ये कहलाता आपका, इस तरीके से हम जीरो ऑर्डर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो नोबल ड्रग डिलीवरी का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। और जब आपकी कोई जो डोजेस फॉर्म है या ड्रग का रिलीज होता है, जब वो किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए डिपेंडेंट होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। डीसी अपॉन dt हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यहाँ पर इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और केमिकल काइनेटिक्स का जो रेट स्टडी होती है, ये बेसिकली इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं जिससे कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो इनको हम आगे फर्दर जो है इंटीग्रेशन करके और फिर फर्दर उसको सॉल्व करते हैं तो ये इजीली हो जाता है। तो अभी हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, जब रिएक्शन रेट डिपेंड करता है मोर देन 1 रिएक्टेंट के ऊपर, मतलब 2 रिएक्टेंट, जैसे आपका हो जाएगा डीसी अपॉन dt। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, ये जो डिपेंड कर रहा है आपके 2 मतलब आपके जो है बोलना चाहिए रिएक्टेंट है जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए और बी। तो इस तरीके से रिएक्शन ऑर्डर हम स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस को हम बोले तो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और आपका जीरो ऑर्डर डिजाइन करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो ये एक जब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता है आपका, जो चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो जीरो ऑर्डर कहलाता है। यदि किसी एक आपके उस पर डिपेंड है रिएक्टेंट के ऊपर तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। अब जब 2 रिएक्टेंट है, जैसे कई सारी चीजों में हम एज अ ड्रग का रिलीज तो हो रहा है, कोई कंपाउंड एक से दूसरे कंपाउंड में तो चेंज हो रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के कारण है वो, लेकिन हमने उसमें कैटालिस्ट ऐड कर दिया तो रिएक्शन रेट और बढ़ गया। तो 2 आपके रिएक्टेंट हो गए जो रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रेट को इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं, ये प्लस माइनस हो सकता है रिएक्शन आपका। तो हमने ये देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें आपका जो कंपाउंड है उसका कोई 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम जो है
आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम इन्वॉल्व इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका जो है आपका यूनी, यदि एक मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ज्यादातर आपको यूनी और बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिलते हैं, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को क्यों नहीं मिलता। तो टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब आपके जैसे कंपाउंड होते हैं तो हर कंपाउंड जो है बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं जब हम कोई डोजेस फॉर्म को डिजाइन करते हैं, तो ये उसका रीजन है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या होता है, और उनमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जो आपका जीरो ऑर्डर है वो क्या कहलाता है। फिर अब हम बात करते हैं आपका कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं एज अ रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, एक आपका होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे जीरो ऑर्डर की जब हमने बात की थी तो जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट तो नहीं होता है, तो किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है वो होते हैं फैक्टर, जिसके कारण ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर। तो इंटरनल फैक्टर में आपका जाता है सॉल्वेंट, पीएच, बफर, आयोनिक स्ट्रेंथ, एक्सीपिएंट और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इंटरनल फैक्टर होते हैं जो केमिकल के खुद के हैं। जैसे सॉल्वेंट, कई सारे सॉल्वेंट जो होते हैं पोलर, नॉन पोलर, उनमें कैटेगरी होती है। एक पर्टिकुलर पीएच में वो रिएक्टिव होते हैं। बफर जो होता है उनकी प्रॉपर्टी होती है पीएच को मेंटेन करने की। आयोनिक स्ट्रेंथ, एक्सीपिएंट और आपका ड्रग का जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसमें कई बार आयंस और डायपोल मूवमेंट के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है वो। फिर टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया, ये भी आपके जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स जिसको हम बोलेंगे। रेडिएशन हो गया, ग्राइंडिंग हो गई, ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं, इसको हम डिटेल्ड में भी समझेंगे, अभी एक जनरल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। फिर आपका हम बात करते हैं कि जनरली जो केमिकल काइनेटिक्स हैं उनकी मेथड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी मेथड होती है जिससे हम केमिकल काइनेटिक्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कई मेथड होती है, जैसे ग्राफिक मेथड होती है आपकी, और आपका एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, और एक होती है आपकी हाफ लाइफ मेथड होती है। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ड आया आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जैसे मान के चलो उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है। तो एक्चुअली हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है जिसमें जो कंपाउंड एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका हाफ हो जाता है, उसको हम उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। इसको टी हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अल्टीमेटली हमने ये सब पढ़ा, तो इसका एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है केमिकल काइनेटिक्स का। तो जब हम फॉर्मुलेट करते हैं डोजेस फॉर्म, एज अ फार्मासिस्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डोजेस फॉर्म को डेवलप करना। तो जब हम एक डोजेस फॉर्म को डेवलप कर लेते हैं तो फॉर्मुलेशन के लिए उसके केमिकल का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन में कितने समय में कितना चेंज आ रहा है। जनरली जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है वो कई चीजों में होता है। जैसे आप कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां भी आपका केमिकल रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। लेकिन जब प्रोडक्ट डिग्रेड हो रहा है, मतलब हर एक प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होती है जिसमें अब ए ग्रेड, बी ग्रेड, तो वो डिग्रेड हो रहा है मतलब कि उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, तो वो भी एक केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो यदि हम ये स्टडी कर लेंगे तो हम उनमें स्टेबलाइजर ऐड करके उनकी स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, या तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसलिए प्री फॉर्मुलेशन में भी जो आपका केमिकल काइनेटिक्स या किसी भी कंपाउंड की केमिकल काइनेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना जरूरी होता है। तो ये हुआ अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कि हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम स्टडी करते हैं ड्रग स्टेबिलिटी की। तो ड्रग स्टेबिलिटी का जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है एक्सपायरी डेट को। अब हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए एक्सपायरी डेट हम बोलते हैं, लेकिन डोजेस फॉर्म जो होते हैं उनके लिए हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो कई बार एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम जो ड्रग कंपाउंड है उसके लिए भी एक्सपायरी डेट यूज करेंगे क्या। जनरली कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली फार्मा फील्ड में हम उसके लिए लीड टाइम यूज करते हो, तो ध्यान में रखना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हम ड्रग की स्टेबिलिटी को और डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ड्रग की स्टेबिलिटी को जो है हम ड्रग जो होते हैं कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम लीड टाइम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और जो आपका डोजेस फॉर्म होते हैं उनकी हम जो है बोलना चाहिए एक्सप्रेस करते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सपायरी डेट से। ठीक,
तो इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर ड्रग स्टेबिलिटी को डिफाइन हमको करना होगा, तो कैसा होगा? तो ड्रग स्टेबिलिटी ये होता है कि वो टाइम जब वो ड्रग हमने लिया या उसका डोजेस फॉर्म बनाया, मैन्युफैक्चरिंग से लेके जब तक वो एक्सपायरी ना हो, 2 साल तक, 1 साल तक, 8 महीने तक, जितने भी समय तक उसकी जो प्रॉपर्टी है और जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिटेन होना चाहिए, मतलब मेंटेन्ड होना चाहिए। यही कहलाता है आपका ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी का मतलब क्या कि जो टाइम ड्यूरिंग विच द ड्रग और डोजेस फॉर्म रिटेन्स द सेम प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट वाज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या जो पहले था वो चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये कहलाता है ड्रग स्टेबिलिटी, ऑफिशियल डेफिनेशन है ये। फिर ड्रग स्टेबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है? तो ड्रग स्टेबिलिटी बेसिकली 5 टाइप की, हम जो फार्माकोपियल के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑफिशियल हम देखें तो ड्रग स्टेबिलिटी 5 टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल स्टेबिलिटी, होना चाहिए आपका कंपाउंड, मतलब उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपायरी डेट तक। फिर आपका केमिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि केमिकल कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसमें कोई थेराप्यूटिक उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। माइक्रोबियल माइक्रोबायोलॉजिकल जो उसका लोड है, मतलब या माइक्रोबायोलॉजिकल चेंज है वो नहीं, मतलब जो उसमें स्टेरिलिटी हम उसको मेंटेन करते हैं तो वो बढ़ना नहीं चाहिए। फिर आपका टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मतलब कोई कंपाउंड टॉक्सिक नहीं बनना चाहिए उसमें ड्यूरिंग द एक्सपायरी डेट। हम इसको सेल्फ लाइफ भी बोलते हैं। सेल्फ लाइफ मतलब वो जो सेल्फ में उसका ड्यूरेशन होता है जब तक हम उसको रख सकते हैं। फिर हम बात करें कि स्टेबिलिटी स्टडी को स्टडी करना जरूरी क्यों होता है, रीजन क्या है, वाई देयर इज अ नीड टू स्टडी। आपका जो स्टेबिलिटी स्टडी उसको स्टडी करना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले इसके पहले एक और चीज की, इनका जो है हम स्टेबिलिटी स्टडी को प्रेडिक्ट करने में हम जो है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स को ही यूज करते हैं। जब आपको स्टेबिलिटी स्टडी को प्रेडिक्ट करना होता है, पता लगाना होता है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स को यूज करते हैं। और स्टेबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आपकी ड्रग की लीड टाइम से, और डोजेस फॉर्म को एक्सपायरी डेट से हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद में रीजन क्या है, वाई देयर इज अ नीड टू कंडक्ट द ड्रग स्टेबिलिटी। तो पहला चीज इम्प्रॉपर मेडिकेशन। इम्प्रॉपर मेडिकेशन हो सकता है, उसको प्रिवेंट करना ड्रग स्टेबिलिटी का पर्पस होता है। जैसे कि हमने मान के चलो एक डोजेस फॉर्म को डेवलप किया और किसी कारण से वो जो है डोज की थेराप्यूटिक वैल्यू है कोई चीज कम हो गई, तो जो पेशेंट को उसका इफेक्ट मिलना चाहिए वो उसको इम्प्रॉपर मिलेगा, तो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल पाएगा उसको यदि उसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया ड्यूरिंग द स्टोरेज और ड्यूरिंग द स्टेबिलिटी का जो पीरियड हमने डिजाइन किया है। फिर सेकंड, टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है। टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम को कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं। मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं इसका मतलब कि कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलिन जी है, तो पेनिसिलिन जी का में डिग्रेडेशन हो गया तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम। फिर मार्केटिंग प्रॉब्लम, मान के चलो आपका एक प्रोडक्ट जब डिजाइन होता है तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो जब उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, यदि उसका अपीयरेंस या कोई चीज गड़बड़ होगी तो उसकी ब्रांडिंग में असर पड़ता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट एश्योरेंस। पेशेंट एश्योरेंस, मान के चलो पेशेंट को एक एश्योरिटी मिलती है कि एक्सपायरी डेट अभी इसकी है। एक्सपायरी डेट का मतलब ही हमें ये लगता है कि ये ड्रग अभी इसमें जो कंपाउंड है वो नुकसान नहीं करेगा, चाहे एक फार्मासिस्ट हो चाहे नॉर्मल आपके जो जनरल लोग हों, उनके दिमाग में ये रहता है कि हाँ एक्सपायरी डेट मतलब तब तक ये ड्रग सही है। फिर इकोनॉमिक क्यों, एक ड्रग को डेवलप करना फिर एक डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ड्रग की स्टेबिलिटी करना जरूरी होता है, स्टेबिलिटी स्टडीज करना जरूरी होता है। फिर लीगल रिक्वायरमेंट, अब रेगुलेटरीज बॉडीज हैं जो आपके ड्रग के कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी और कई सारी चीजों को जो है स्टैंडर्ड जरूरी होते हैं, तो एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के लिए कि वो इन चीजों को मेंटेन रखे, ड्रग स्टेबिलिटी को। फिर आपका लॉस ऑफ ड्रग इन जीआईटी, कई सारी ड्रग्स जो होती हैं जीआईटी के एनवायरनमेंट में ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये चीजें ना हो कि आपने कोई ड्रग को थेरापेटिक इफेक्ट के लिए लिया लेकिन क्या हुआ कि वो जो ड्रग है आपके जीआईटी में ही डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे आपका पेनिसिलिन जी का ही हम एग्जांपल लें, या आपके पीएच में डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये स्टडी भी जरूरी होती है। फिर स्टोरेज कंडीशन, स्टेबिलिटी स्टडी से आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन अभी हम देखते हैं तो वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जरूरी होता है, कोल्ड टेम्परेचर। कुछ ड्रग्स होती है जिनको कूल टेम्परेचर, कुछ ड्रग होती है रूम टेम्परेचर, तो अलग अलग। फिर कंटेनर डिजाइन भी जब हम करते हैं तो कंटेनर हर ड्रग के एक अलग अलग होता है, ये तो ये सब स्टडीज के लिए आपकी ड्रग स्टेबिलिटी जरूरी होती है। अब
आपका जो ड्रग का डिग्रेडेशन है, ड्रग का डिग्रेडेशन की हम बात करते हैं कि ड्रग आपकी डिग्रेड हो रही है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड कई बार पूछा गया। तो फिजिकल फैक्टर होते हैं और केमिकल फैक्टर होते हैं दैट कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के केमिकल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फिजिकल फैक्टर में आपका आ जाता है लॉस ऑफ वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाता है, जिसके कारण भी ड्रग डिग्रेड हो सकती है। जैसे कि कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है और वो जैसे ही उनको एयर मिली या कुछ भी मिला स्पेस तो वो वोलाटाइल होने लगते हैं। जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, मेंथॉल हो गया, तो वो थेराप्यूटिक वैल्यू हमको नहीं मिलती है। फिर आपका जैसे नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें, जो कि एक इमरजेंसी ड्रग हम जिसको बोलते हैं, जो कि एंजाइना में यूज होती है। मान के चलो किसी कारण से उसका जो है ड्रग कंटेंट वोलाटाइल है, उड़ गया, तो वो जो थेराप्यूटिक इम्पैक्ट मिलना है वो पेशेंट को नहीं मिल पाएगा। तो ये फिजिकल डिग्रेडेशन में। लॉस ऑफ वाटर, कई सारी जो ड्रग हैं उनमें वाटर का लॉस हो सकता है। जैसे कि कई सारे ड्रग्स में क्रिस्टलाइन वाटर होता है, तो क्रिस्टलाइन वाटर यदि लिबरेट हो गया तो वो केमिकल को डिग्रेड कर सकता है। फिर आपका एक और होता है इसमें डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, आपका इसमें हम बात करें, एक तो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ लॉस ऑफ वाटर में मान के चलो आपका वाटर जो है किसी कारण से वोलाटाइल था, उड़ गया, ठीक, इसमें ड्रग थी, अब इसकी क्वांटिटी पहले से कम हो गई, तो क्या होगा, ये जो ड्रग का कंटेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो उसका जो हमको एक्शन चाहिए पेशेंट, वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज नहीं होगा, ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का इसमें बढ़ गया, तो उसको टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कई सारे ऐसी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं और डीलिक्विसेंट लिक्विड बोलते हैं। जैसे जेलेटिन की हम बात करें, यदि हम उसको रख देंगे तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और केमिकली डिग्रेड हो जाता है। फिर हम बात करते हैं आपका क्रिस्टल ग्रोथ, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्रिस्टल ग्रोथ करते हैं। क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम टेम्परेचर चेंज होने के कारण, जब हम किसी चीज का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं और एक टाइम के बाद में उसमें से धीरे धीरे क्या होता है कि क्रिस्टल ग्रोथ होने लगती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी एनहेंसर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये क्रिस्टल ग्रोथ ना हो ड्यूरिंग द स्टोरेज टेम्परेचर चेंज होने के कारण। फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि कई सारे कंपाउंड जो होते हैं, एक क्रिस्टल है वो कई सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है, जैसे 1 फॉर्म में, 2 फॉर्म में, 3rd फॉर्म में, इस तरीके से। जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरोएम्फेनिकोलिक आपका एंटीबायोटिक है, तो उसका सेकंड जो है मेटास्टेबल स्टेट होती है, जो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ये फॉर्म 1 में चेंज हो सकती है, तो उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये स्टेबिलिटी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है कि वो कौन सी टेम्परेचर कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन हम वो मेंटेन करके रखें ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम की ड्रग स्टेबिलिटी इंपैक्ट ना हो। फिर उसके बाद में केमिकल की हम बात करें तो केमिकल फैक्टर में आपका हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन, ये चीजें होती है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड जो वाटर से रिएक्ट करके, स्पेशली जिनमें एमाइड और ईस्टर ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, एस्प्रिन हो गई आपकी और कई सारे ऐसे कंपाउंड, क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गई, ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस हो जाता है इनमें, तो केमिकली डिग्रेड हो गई। फिर ऑक्सीडेशन की बात करें तो कई सारे कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाते हैं, तो हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। फिर कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो एसिड COOH ग्रुप बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेते हैं, जो कि कंपाउंड आपका इनएक्टिव हो सकता है और टॉक्सिक हो सकता है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना है, स्पेशली जब हम देखते हैं एफर्वेसेंट पाउडर या कोई ऐसे एफर्वेसेंट कंपाउंड ऐड है तो उसमें हमें ध्यान में रखना होता है। फिर हम बात करें आइसोमराइजेशन, तो आइसोमराइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होना, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाना, कंपाउंड का मॉलिक्यूल वही रहेगा, उसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसको हम बोलते हैं। फिर आपका होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होके एक बिग मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिससे भी आपका क्या होता है कि एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिससे कि ड्रग स्टेबिलिटी इंपैक्ट होती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में। हम ये जो डिग्रेडेशन फैक्टर्स हैं इनको डिटेल में भी अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो पर्पस है, हम ओवरऑल पूरे टॉपिक को कवर करना है कि केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी में हमको एक्चुअली पढ़ना कौन कौन सी चीजें हैं और उनको हमको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें होता क्या है। फिर जब हम बात करते हैं आपका इसमें एक और फैक्टर होगा फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। फिर एक आपका आता है इसमें एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर एक्सपायरी डेट,
तो एक्सपायरी डेट हमको पता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद में ड्रग प्रोडक्ट जो होता है एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है। तो एसिलरेटेड स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है, तो उसको समझने क्या होता है कि नॉर्मली हम ड्यूरिंग द ईयर यदि स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसकी डिफरेंट टेम्परेचर में स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो यही कहलाती है आपकी स्टेबिलिटी, एसिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, कि उसको टेम्परेचर को हम एसिलरेट करके डिफरेंट टेम्परेचर में उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अब स्टेबिलिटी इसमें हम हेल्प किस चीज की लेते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी, आपने वर्ड सुना होगा। हर एक केमिकल को वो रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। तो इसकी स्टडी हम इसके थ्रू जो है हम एसिलरेटेड स्टेबिलिटी के थ्रू उसकी जो है डिफरेंट टेम्परेचर में स्टेबिलिटी चेक करते हैं।